वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम सितंबर महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्रीओटा के बारे में है। क्या है ये? ई मार्केट प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है यूएई गवर्नमेंट के द्वारा। मकसद क्या है इस ई मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का? मकसद ये है इंडियन फार्मर्स और यूएई की फूड इंडस्ट्री के बीच गैप को कम करना। इस प्लेटफॉर्म की सहायता से जो यूएई की फूड इंडस्ट्री है उनको इंडियन किसान सीधी अपनी फसल बेच सकेंगे। गैप जो है इंडिया के रूरल फार्मर्स के बीच और यूएई के फूड इंडस्ट्री के बीच, वो गैप कम होगा। हमारे किसानों को फ़ायदा ये होगा, उनको उनकी फसलों के उचित दाम मिल सकेंगे, और यूएई के फूड इंडस्ट्री को फ़ायदा ये होगा, वो सीधा इंडिया के किसानों से फसल खरीद सकेंगे। तो इंटरमीडियरी जो है उनको नुकसान होगा, जो कि सारा मुनाफा खा जाते हैं बीच में, लेकिन क्रॉप्स में वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं। तो यूपीएससी अगर पूछे एग्रीओटा कौन से देश से संबंधित है तो आप बता सकते हो यूएई ने ये ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूएई की पोजीशन आप देख सकते हो मैप में, ये नीचे ओमान है, यहाँ पर यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, बहरीन, इराक, ईरान, सीरिया। ऑलमोस्ट हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है मिडिल ईस्ट में मैप से संबंधित। थोड़ा सा ऊपर भी यूपीएससी चली जाती है, जैसे टर्की, ब्लैक सी, या फिर नीचे मैप से संबंधित क्वेश्चन आसानी से आप ठीक कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी आप मैप को ध्यान से देख लेते हो। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, देखो लास्ट में आप एकदम से मैप को देखोगे तो वो विजुलाइज नहीं कर सकोगे। मैप को माइंड में इनकलकेट करना, नर्चर करना, ये एक स्लो प्रोसेस है। तो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा मैप आप देखोगे तो मैप आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा। खैर चलते हैं आगे चलने से पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स और ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में। पहले बात करते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की। वर्ल्ड के विभिन्न देशों में फूड सिक्योरिटी को मेजर करता है ये इंडेक्स। सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था 2012 में। इसको मैनेज और एनुअली अपडेट किया जाता है द इकोनमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इकोनमिस्ट जो एक मैगजीन है उसकी इंटेलिजेंस यूनिट है इकोनमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। 2019 के इस इंडेक्स में सिंगापुर ने टॉप किया और इंडिया को स्थान मिला 72वां। कितने देशों में से? 113 देशों में से। इसके बाद ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, इसको रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी IFPRI। 2019 की रिपोर्ट की थीम थी रूरल रिवाइटलाइजेशन। रिपोर्ट हाईलाइट करती है रूरल एरियाज में बढ़ते हुए क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए अर्जेंट आवश्यकता ये है रूरल रिवाइटलाइजेशन होना चाहिए। रूरल रिवाइटलाइजेशन का मतलब देखो ये होता है रूरल एरियाज को ट्रांसफॉर्म करना, ना सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए, यानी आने वाली जनरेशंस के लिए भी। अगला आर्टिकल हमारा बायोटेक किसान प्रोग्राम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के चलते कुछ अच्छा योगदान देने के लिए 310 मतलब कि 310 करोड़ का एक फंड एलोकेट किया है। यहाँ पर बायोटेक किसान प्रोग्राम के अंदर में अभी तक जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर रहे थे, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के बारे में बात की जा रही है। बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, ये फुल फॉर्म है बायोटेक किसान का, और इसमें फार्मर्स के साथ मिलकर और उनके द्वारा भी ये पूरा का पूरा प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है। मतलब कि ये एक प्रकार का फार्मर सेंट्रिक स्कीम है। बायोटेक किसान प्रोग्राम अपने आप में एक पैन इंडिया प्रोग्राम है जो कि हब एंड स्पोक मॉडल पर बेस्ड है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है कि आप समझो कि एक बीच में कोई एक सेंटर है और इससे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। तो साइकिल का पहिया जैसे होता है और उसकी तीलियाँ होती हैं, इसी जैसे हब एंड स्पोक मॉडल होता है कि मान लो यहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर है, ये सारे के सारे प्रोडक्शन सेंटर बीच में मिलके एक सेंटर बनाएंगे जहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे और ये फिर बाद में यहीं से आउटपुट निकलेंगे। तो इसको बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। ये एक यूनिक फीचर है। इसके अंदर क्या होता है बायोटेक किसान प्रोग्राम के अंदर कि हम लोग एक लीडरशिप चुनते हैं, मतलब कि एक लीडर को चुनते हैं, वो लोकल किसी भी जेंडर में हो सकता है, और वो क्या करेगा कि लोगों को ट्रेन करेगा या नॉलेज प्रोवाइड करेगा, मतलब कि नॉलेज का ट्रांसफ़र करेगा
ये बताएगा कि फार्मिंग में हम लोग कैसे साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताएगा कि हम लोग वाटर, सॉइल, सीड या मार्केट को पढ़ते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए उनके समाधान को कैसे समझ सकते हैं। मतलब हम सिंपल सॉल्यूशन पर डिपेंड रहेंगे इसमें। यहाँ पर इस पूरे स्कीम में इस बात पर फोकस किया जाएगा कि सबसे पहले तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से फार्मिंग में जितनी भी प्रॉब्लम है उसको हम समझें और बाद में उनका सरल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। बायोटेक किसान जो है ना, वो ऐसी टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ा हुआ है जिसमें हम लोग जॉब्स को भी सिक्योर कर सकें, फार्मर्स के बेहतर लाइवलीहुड की भी बात कर सकें और जितने भी ऐसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचा सकें। ओवरऑल ऐसे 8 बायोटेक किसान हब्स हैं जिनको एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के अंतर्गत बनाया जा रहा है। अगला आर्टिकल हमारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से रिलेटेड है। ये कमेटी अभी हाल फिलहाल में पार्लियामेंट के अंदर बैठी और इन्होंने डिस्कस किया कि जो अभी हाल फिलहाल में मॉनसून सेशन चल रहा है उसके लेजिस्लेटिव बिजनेस के बारे में या फिर वो कैसा होना चाहिए, कौन कौन से इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड, इन सभी के बारे में डिस्कस किया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैकग्राउंड की बात करें तो ये लोकसभा के अंदर में जब नया लोकसभा बनता है, मतलब कि जनरल इलेक्शन के बाद, उस टाइम पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा के अंदर में बनती है और टाइम टू टाइम उसके बाद भी बन सकती है। पहली बार ये 1952 में बनी थी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह आती है। जब भी लोकसभा की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर 15 होते हैं। राज्यसभा के अंदर इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 11 होते हैं। 15 और 11 में इसके रेस्पेक्टिव स्पीकर्स इंक्लूडेड हैं, मतलब कि 15 में लोकसभा के स्पीकर और 11 मेंबर्स में वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन की तरीके से काम करते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर, वो इसमें इंक्लूडेड है। इसका फंक्शन क्या है कि ये टाइम निर्धारित करती है, मतलब कि किसी बिल पर या फिर किसी दूसरे बिजनेस पर हमें कब डिस्कस करना चाहिए, कितने देर तक डिस्कस करना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ जो भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव होते हैं जो इनको लगता है कि बहुत ज़रूरी है और इनके बारे में अभी चर्चा करना चाहिए, तो उसको वो लोग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि हमें इस पर पहले चर्चा कर लेनी चाहिए। इनका जो भी डिसीजन होता है वो यूनानिमस होता है, मतलब कि ये माना जाता है कि वो हाउस का कलेक्टिव व्यू है, मतलब इनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता ऐसे। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2019 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का चौथा एडिशन लॉन्च किया, यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2019। इस रिफॉर्म एक्शन प्लान में विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है। किस आधार पर? देखो, 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स और यूटी से एक एक्शन प्लान शेयर किया था कि आप अगर अपने अपने राज्य में और यूटी में अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके राज्य या फिर यूटी में बिजनेस करना आसान हो, तो आपको ये एक्शन लेना है। वही सब कुछ शामिल है इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में। जैसे नया बिजनेस अगर कोई सेटअप होता है तो बिजली का कनेक्शन 7 दिनों के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मतलब बिजनेस के स्टार्ट होने से बंद होने तक सब कुछ स्मूथली हो, वो सब चीज़ें शामिल हैं इस एक्शन प्लान में। अगर देखो विभिन्न स्टेट्स ज़्यादा अच्छा एक्शन लेते हैं इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत, तो उस स्टेट को सबसे बेहतर रैंकिंग दी जाएगी, और जिस राज्य ने सबसे खराब एक्शन लिया है, जो स्टेप्स दिए गए हैं इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में, तो उसको सबसे खराब रैंकिंग दी जाएगी। अभी तक 2015 में रैंकिंग दी गई थी विभिन्न स्टेट्स को इस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन की परफॉर्मेंस के आधार पर, उसके बाद 2016 में, उसके बाद 2017-18 में, और अब 2019 में विभिन्न स्टेट्स ने कैसे इस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है। टॉप जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है आंध्र प्रदेश को। इवन 2017-18 की रैंक में भी आंध्र प्रदेश ने टॉप स्थान प्राप्त किया था। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को, 10 स्थान ऊपर आ गया है उत्तर प्रदेश। तीसरा स्थान तेलंगाना, चौथा मध्य प्रदेश। सारे के सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो देखो, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ सकती है आसान सा, वो ये पूछ सकती है कि कौन सी मिनिस्ट्री ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाती है जिसके आधार पर विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। तो इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT।
ऑब्जेक्टिव जैसा कि आपको पता है, अगर देखो विभिन्न स्टेट्स रिफॉर्म लेके आएंगे तो बिजनेस करना ज़्यादा आसान होगा। और अगर देखो बिजनेस करना आसान होता है इंडिया में, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। और विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग अगर दी जाती है तो उनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होता है। अरे अरे उस स्टेट्स की तो रैंकिंग ज़्यादा आ गई, हम भी कोशिश करते हैं। तो इस हेल्दी कंपटीशन की वजह से और ज़्यादा कोशिश की जाती है स्टेट्स के द्वारा, और ज़्यादा बिजनेस करना आसान होगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज कौन कौन से हैं? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से संबंधित सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर, इन्वायरमेंट, इस प्रकार के 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज हैं। इन 12 रेगुलेटरी बिजनेस एरियाज में 180 रिफॉर्म पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर काम करना है विभिन्न स्टेट्स को। ये है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान और इसकी इंप्लीमेंटेशन के आधार पर विभिन्न स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। टॉप स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कारोटार से रिलेटेड है। कारोटार का फुल फॉर्म है द कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स। कारोटार हाल फिलहाल में 21 सितंबर 2020 से फोर्स में आ गया। अब चूंकि ये फोर्स में आ चुका है तो एक बार हमें समझना चाहिए कि कारोटार है क्या। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं। किसी भी दो नेशन, कंट्री ए या कंट्री बी के बीच में कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान जब होता है तो कभी कभी हम लोग कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं कि हम लोग बाकी देश से अगर कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है तो हम लोग वहाँ पर इतना इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट साइन है तो हम उसमें प्रिफरेंशियल रेट रख सकते हैं, मतलब कुछ डिफरेंसेस हम रख सकते हैं। इसी चीज़ को गाइडलाइन या फिर इसी चीज़ का गाइडलाइंस देने के लिए ये कारोटार बनाया गया है। ये रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात करता है कि जहाँ से जो भी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज ये ओरिजिन होते हैं वहाँ पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। चूँकि ऐसा एग्रीमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऐसे जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उन सभी चीज़ों को ये सप्लीमेंट करेगा। बैकग्राउंड की बात करें तो 21 अगस्त 2020, मतलब कि आज से लगभग एक महीने पहले 30 दिन का समय दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा कि जितने भी ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इम्पोर्टर्स हैं उनको नए प्रोविजन से फैमिलियराइज हो जाना चाहिए, ताकि हम इसको जब भी अप्लाई करें, इसको फोर्स में लेके आएँ तो सबको पता हो। कारोटार रूल्स के अंदर क्या होता है कि जो भी इम्पोर्टर है उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है कि जो भी ओरिजिनेटिंग क्राइटेरिया है वो क्या सब कुछ सही तरीके से मीट कर रहा है क्या, जहाँ से ये प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज मंगा रहे हैं, क्या उसने सब कुछ फुलफिल किया है। एक लिस्ट ऑफ मिनिमम इन्फॉर्मेशन होता है जिसको कि जनरल गाइडेंस के साथ उनके रूल्स वाले पन्ने में पहले पेज पर लगा दिया जाएगा। तो लिस्ट ऑफ मिनिमम इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए सबको। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टर है उसको ओरिजिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि बिल ऑफ एंट्री क्या है, सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कारोटार के अंदर में हम लोग देख सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर बात करें तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ या ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कस्टम टैरिफ या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करने या फिर बिल्कुल से हटा देने की बात होती है। ये लगभग सभी गुड्स और सर्विसेज में हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गया, या फिर बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे कुछ भी सर्विसेज हुए, या फिर हम लोग अगर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करते हैं, उन सब जगहों पर हम इसका इस्तेमाल देख सकते हैं। इंडिया बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, आसियान मेंबर्स के साथ और भी बहुत सारे देश हैं। अगला आर्टिकल हमारा चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर इन बैंक से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को डायरेक्ट किया है कि आप अपने अपने बैंक में एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट कॉम्प्लायंस फंक्शन करने वाला एक चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दो। कॉम्प्लायंस फंक्शन होता क्या है? मान लो कि कोई एक बैंक काम कर रहा है तो क्या वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है क्या? जो हायरार्की डिफाइन की गई है वो सही तरीके से चल रही है? जो भी पब्लिक को फैसिलिटी देने की बात की जा रही है क्या उस पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है क्या? लोग रूल्स एंड रेगुलेशन पर कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? इसी चीज को जांचने के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की बात आरबीआई ने की है। टेन्योर क्या होगा इस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का? ये 3 साल के लिए फिक्स्ड टर्म है, इसका फिक्स्ड पीरियड है 3 साल का। इस टेन्योर में ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति होगी।
इनका ट्रांसफ़र या रिमूवल इतना आसान नहीं होगा। अगर ये अपने टेन्योर के पहले इनका ट्रांसफ़र या रिमूवल होता है तो वो बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे और इसके लिए बोर्ड से एक प्रायर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की जो रैंक है वो जनरल मैनेजर के बराबर हो सकती है, जीएम के बराबर होगी, या फिर जो सीईओ होते हैं बैंक के उनके 2 लेवल नीचे रैंक तक की हो सकती है, मतलब उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, मतलब इनकी पोजीशन अच्छी खासी ऊपर रखी गई है। साथ ही साथ इनको ना किसी भी बिजनेस टारगेट वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होना है, ना ही इनको किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की ज़रूरत है। ये बस अपनी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। इनको ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सके जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। साथ ही साथ इनके सिलेक्शन के लिए जो भी बोर्ड है ना वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल सिलेक्शन कमेटी का गठन करेगी। ये सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन प्रोसेस बनाएगा कि सीसीओ को कैसे हमें अपॉइंट करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, फिर उसके बाद सीसीओ की पोस्ट पर किसी को नियुक्त किया जाएगा। आर्टिकल हमारा डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर से रिलेटेड है, DSIIs। याद होगा आपको कुछ समय पहले एक ऐसा ही टर्म न्यूज़ में रहता था जिसका नाम था DSIBS, DSIPS, जिसको हम लोग बोलते थे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये ऐसे बैंक थे जिनको हम लोग टू बिग टू फेल के नाम से समझते थे कि ये इतने बड़े बैंक हैं या फिर इतना बड़ा जिम्मेदारी डोमेस्टिकली और इवन इंटरनेशनली इनका इतना बड़ा योगदान है, ये फेल नहीं हो सकते। इसी तरीके से बैंक्स के तर्ज पर ही अब इंश्योरेंस कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन को भी ये दर्जा दिया गया है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। तो ऐसे 3 इंश्योरर हैं जिनको ये दर्जा दिया गया है। सबसे पहला LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और एक है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। इन्हीं को 2020 और 21 के लिए डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स की जैसे रिकॉग्नाइज किया गया है। होते क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसे इंश्योरर हैं जो कि इस तरीके का मार्केट डेवलप करते हैं जो कि डोमेस्टिकली और ग्लोबली बहुत बड़े हैं। साथ ही साथ अगर गलती से भी ये फेल होने की संभावना रखते हैं तो इससे पूरे के पूरे डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इनको भी टू बिग टू फेल या टू इम्पॉर्टेंट टू फेल बोला जाता है, मतलब कि ये इतने बड़े हैं कि ये फेल नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये अपना फंक्शन प्रॉपर ढंग से करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर भी गलती होती है तो फिर पूरा का पूरा इंश्योरेंस सर्विस जो है वो हमारे नेशनल इकोनॉमी पर इफेक्ट डाल देगा। इसीलिए इनको अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। कैसे क्लासीफाई होते हैं, तो इनके लिए IRDAI मतलब कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ मैकेनिज़म्स बनाया है जिसके थ्रू इनको मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे मेथडोलॉजीज़ हैं जिनके बेसिस पर इनको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज DSIIs के अंदर आते हैं। पहला जो पैरामीटर है वो है साइज ऑफ ऑपरेशन का। इसमें ये बात देखा जाता है कि इनका टोटल रेवेन्यू कितना है, इन्होंने कितना एसेट अपनी मैनेजमेंट के अंदर में लगाया हुआ है, कितने प्रीमियम्स इन्होंने अंडरराइट किए हुए हैं। इसी तरीके से इनका ग्लोबल एक्टिविटीज़ मतलब कि इंटरनेशनल एरिना में इनका कितना योगदान है, दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में जाके ये कितना काम करते हैं। इसका इम्प्लीकेशन यही होगा कि ऐसे जितने भी इंश्योरर्स होंगे उनके ऊपर रेगुलेटरी सुपरविजन जो है वो और बढ़ा के लगाया जाएगा जिससे कि वो फेल ही ना हो कभी भी। आर्टिकल ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0 के रिजल्ट्स को रिलीज़ किया है। ये है क्या? इसका फुल फॉर्म है इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और तब इसका उद्देश्य ये था कि क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग का जो मैकेनिज्म है उसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। ईज 2.0 या 2.0 जो है वो एक्चुअली में ईज 1.0 का ही एक रिफॉर्म्ड वर्जन है। मतलब यहाँ पर जो प्रयास 1.0 में किए गए थे उन्हें थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि हम अच्छे आउटकम अवेल कर सकें। इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा और बाकी रिलीज तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही करती है। पैरामीटर्स देखिए, इसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको 6 थीम्स में रैंक किया जाता है। वो 6 थीम्स ये हैं कि वो कितना रिस्पॉन्सिबली बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहे हैं, कस्टमर्स को वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो कितना क्रेडिट यानी कि लोन दे पा रहे हैं,
जो उदय मित्र एमएसएमई के लिए लॉन्च किया गया उसमें वो कितने अच्छे से लोन वगैरह प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटाइजेशन की दिशा में उन्होंने क्या काम किया और वो किस प्रकार से गवर्नेंस वगैरह में जो आउटकम है उसे इंश्योर कर रहे हैं। तो ये पैरामीटर्स हैं। देखिए, अलग अलग थीम्स में 3-3 बैंक्स को रैंक किया जाता है। आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जानते रहिए किस प्रकार की रैंकिंग दी जाती है, बाकी आपसे डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी ने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम निधि प्रोग्राम के अंतर्गत। तो आप कह सकते हो ये जो एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम है ये निधि प्रोग्राम का एक सब प्रोग्राम है। निधि प्रोग्राम का क्या मतलब है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। एम क्या है इस EIR प्रोग्राम का? इसका एम देखो ये है, वो एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं बट देखो उन्हें डर लगता है। अभी मतलब कोई पर्सन है, मान लीजिए XYZ, वो जॉब कर रहा है कहीं पर इन्फोसिस में, TCS में, IBM में, लेकिन उसके पास एक आइडिया है बट उसे डर लगता है कि कहीं मैं जॉब छोड़ के अपने स्टार्टअप के आइडिया को परस्यू करने जाऊंगा तो रिस्क है, मतलब ऐसा ना हो कि मेरी जॉब भी छूट जाए और वो आइडिया सफल ना हो। तो इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि बेस्ट टैलेंट जिनके पास आइडिया है वो अपना स्टार्टअप का आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए आगे आएं बिना डरे। इस प्रोग्राम में देखो फंडिंग दी जाएगी बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स को ताकि वो अपने बिजनेस आइडिया को परस्यू कर सकें। कितनी फंडिंग दी जाएगी? पर मंथ 30,000 और मैक्सिमम टोटल सपोर्ट एक पर्सन को दी जा सकती है 3,60,000। नोडल डिपार्टमेंट है इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब लास्ट में निधि के बारे में भी हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम जो है वो निधि का ही सब प्रोग्राम है। निधि का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। देखो बहुत सारे लोगों के पास आइडिया होता है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाती, तो उन आइडियाज़ को सपोर्ट करना इस प्रोग्राम का मकसद है ताकि वो लोग जिनका आइडिया है वो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स स्टार्ट कर सकें। निधि प्रोग्राम के अंतर्गत प्रयास प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। प्रयास का पूरा नाम है प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। इस प्रोग्राम में क्या होता है, जो इस्टाब्लिश्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं उनको पैसा दिया जाता है। ऑलरेडी देखो ऐसे लोग जो कि नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनको पैसा दिया जाता है ताकि वो इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें, उनको ग्रांट दें, उनकी मदद करें नमूना डेवलप करने में। अब आपके पास कोई आइडिया है, उस आइडिया से आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो प्रोडक्ट का नमूना तैयार करने के लिए आपको बहुत सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के द्वारा और इसके लिए ग्रांट दी जाती है उनको। ये है प्रयास प्रोग्राम जो निधि प्रोग्राम का सब प्रोग्राम है। उसी प्रकार से एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम भी निधि प्रोग्राम का सब प्रोग्राम है। अगला आर्टिकल हमारा 5 स्टार विलेज स्कीम से रिलेटेड है। इसमें जो हमारे भारतीय डाक होते हैं, डाकिया डाक लाया, ये गाना कुछ चंद गांवों तक नहीं पहुंच पाता है या फिर केवल गाना ही पहुंचता है, डाकिया लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे यूनिवर्सल कवरेज के लिए ये 5 स्टार विलेज स्कीम लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि ऐसे रूरल एरियाज जहां पर अभी ये भारतीय डाक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या फिर वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि पब्लिक अवेयरनेस की कमी होती है। भारतीय डाक मतलब कि इंडियन पोस्ट के अंदर बहुत सारे पोस्टल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने की बात की जाती है जिसका अवेयरनेस इन लोग के पास नहीं होता है, जो वहाँ की जनता होती है। तो इस गैप को भरने के लिए 5 स्टार विलेज स्कीम लगाया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि जितने भी पोस्टल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं उनको हर एक गांव तक पहुंचाने की बात होगी, मार्केट करने की बात होगी। इसमें एक 1 स्टॉप शॉप बनाने की बात हो रही है। जो भी ब्रांच होंगे ना ये पोस्ट ऑफिसेस के, उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जितने भी बैंक अकाउंट्स, सेविंग बैंक अकाउंट्स बनते हैं या फिर रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट बनते हैं, NSC KVP सर्टिफिकेट्स बनता है या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने की बात होती है, PPF अकाउंट खोलने की बात होती है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खोलने की बात होती है, पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट खोलने की बात हो रही है। इसके अलावा इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी पॉलिसीज़,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अकाउंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अकाउंट, इन सब के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें क्या किया गया है कि सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी गई है। जैसे कि एक टीम बनाई गई है 5 ग्रामीण डाक सेवक की, जो कि पूरे गांव में इस चीज को मार्केट करेंगे, जितने भी इंश्योरेंस स्कीम, सेविंग स्कीम, जितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, और साथ ही साथ जो ब्रांच का पोस्ट मास्टर होगा वो इस पूरे टीम को हेड करेगा। फिलहाल अभी के लिए ये 5 स्टार विलेज स्कीम पायलट बेसिस पर महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट किया गया है। बाद में इस स्कीम को पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में 13 NGOs के लाइसेंस को FCRA 2010 के अंदर से सस्पेंड कर दिया गया। होता यूं है कि FCRA 2010 ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन ड्राफ्ट करता है जिसके अंतर्गत कोई भी संस्था, एसोसिएशन, ग्रुप या कोई भी NGO फॉरेन फंडिंग या फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट कर सकती हैं। 1976 में पार्लियामेंट में इसको पहली बार इनैक्ट किया गया और 2010 में इसको वापस से अमेंड किया गया। कौन कौन फॉरेन डोनेशन रिसीव नहीं कर सकता है? तो जितने भी लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जजेस हैं, कोई मीडिया पर्सन्स हैं, वो लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते थे। FCRA के अंदर इनको प्रोहिबिट किया गया है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक लूप होल बन गया। 2017 में एक फाइनेंस बिल पास किया गया था। इस फाइनेंस बिल के चलते जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऐसे फॉरेन कंपनीज से जिनका कोई इंडियन सब्सिडरी है उनसे फंड्स ले सकते हैं, या फिर ऐसी फॉरेन कंपनी जिसमें इंडियन होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मतलब कि इंडियन शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, उन कंपनीज से भी फंडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक लूप होल इन्होंने बना दिया। ये मैंडेटरी है कि जितने भी NGOs हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा FCRA के अंदर। ये रजिस्ट्रेशन पीरियड जो है वो 5 साल तक वैलिड होता है, उसके बाद इनको वापस से रिन्यू कराना पड़ता है। अब जितने भी NGOs हैं अगर वो किसी भी सोशल पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिलीजियस, इकोनॉमिक या कल्चरल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो लोग फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं FCRA एक्ट के अंदर में। लेकिन साथ ही साथ इनको इनकम टैक्स के लाइंस पर अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2015 में कुछ नए गाइडलाइंस दिए थे। इनके तहत जो भी NGOs हैं उनको फॉरेन फंड को एक्सेप्ट करने के लिए ये बात जरूरी हो जाएगी कि वो इंडिया की सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे, या फिर अगर इस फंडिंग के चलते अगर इंडिया का रिलेशन किसी दूसरे देश के साथ खराब हो रहा है तो भी ये फॉरेन फंडिंग बंद करा दी जाएगी, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा इन NGOs का। साथ ही साथ इन NGOs को ये भी बोला गया कि आप अपने अपने जो अकाउंट्स हैं उनको किसी भी नेशनलाइज्ड या प्राइवेट बैंक के अंदर ही चलाएंगे जिसके पास कोर बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, जिससे कि रियल टाइम बेसिस पर उनकी जांच पड़ताल की जा सके। जो अगला आर्टिकल है वो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 को हाल ही में रिलीज किया गया इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट के तहत। इसे रिलीज किसने किया? इसे रिलीज किया गया फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि कनाडा बेस्ड इंस्टीट्यूट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के द्वारा। इस रिपोर्ट के बारे में या इस इंडेक्स के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, रिपोर्ट है उसी के तहत ये इंडेक्स जारी किया गया है। ये जो रिपोर्ट है ये मेजर करती है इकोनॉमिक फ्रीडम को। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये है कि आप अपनी इकोनॉमिक डिसीजंस को कितनी फ्रीडम के साथ अवेल कर पा रहे हैं, क्या आपको इकोनॉमिक चॉइसेस मिलती हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट आपको चॉइसेस ही नहीं देती इकोनॉमिक डिसीजंस लेने को लेकर। तो इस चीज़ को ये एसेस करने की कोशिश करते हैं कि एक इंडिविजुअल अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को किसी भी कंट्री में कितने बेहतर तरीके से ले पा रहा है, उस देश की जो पॉलिसीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे वर्क करते हैं इसके लिए। देखिए, ये कंट्रीज़ को कई सारे इंडिकेटर्स के बेसिस पे जज करते हैं, लाइक वहाँ रेगुलेशंस कैसे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करने की कितनी आज़ादी है, सरकार का साइज क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स कैसे हैं, सरकार कितना खर्च करती है जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उन्हें लेने को लेकर इंसेंटिवाइज करने के लिए, और सरकार का जो टैक्सेशन मैकेनिज्म है वो कैसा है। देखिए, जो रिपोर्ट है वो 2018 का डेटा इस्तेमाल कर रही है 2020 के इंडेक्स के लिए एज ए लेटेस्ट ईयर। जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए 162 कंट्रीज़ को इसमें जज किया गया, या टेरिटरीज़ को। इस इंडेक्स को टॉप किया गया है हांगकांग के द्वारा, जिसके बाद नंबर आता है सिंगापुर का। इंडिया को 105 रैंक मिली है। पहले इंडिया की रैंक 79 थी। मतलब यहाँ पर जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो कंपैरेटिवली कम हुई है इस इंडेक्स के मुताबिक। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में है।
क्या कंटेस्ट है? हाल ही में ये इंडेक्स पब्लिश हुआ। ये इंडेक्स विभिन्न देशों को रैंकिंग देता है इस आधार पर कि किस देश में सबसे ज़्यादा बेहतर इकोसिस्टम है इनोवेशन के लिए। अगर देखो जिस देश में सबसे अच्छा इन्वायरमेंट है इनोवेशन के लिए तो उसको सबसे अच्छी रैंकिंग मिलेगी इस इंडेक्स में, एंड वाइस वर्सा। तो 2020 में 131 देशों को रैंकिंग दी गई है इस इंडेक्स में। और किसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है? ये इंडेक्स जारी किया जाता है WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल, इन तीनों के द्वारा मिलके कौन से पैरामीटर्स को देखा जाता है इस इंडेक्स की रैंकिंग प्रिपेयर करते वक्त। ये पैरामीटर्स का नाम है, सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट और सबसे लास्ट में क्रिएटिव आउटपुट। थीम क्या है 2020 की? थीम है हु विल फाइनेंस इनोवेशन, मतलब इनोवेशन के लिए पैसा कौन देगा, फाइनेंस कौन करेगा। देखो इस 2020 के इंडेक्स में स्विट्जरलैंड को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है और स्विट्जरलैंड के बाद नंबर आता है स्वीडन का, उसके बाद USA, उसके बाद UK और सबसे लास्ट में, मतलब सबसे लास्ट में नहीं, 5वें नंबर पे नीदरलैंड। इंडिया का जो स्थान है इस इंडेक्स में 48 है और देखो ये पहली बार हुआ है कि इंडिया टॉप 50 में शामिल हुआ है। इंडिया सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कंट्री है सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में और थर्ड मोस्ट इनोवेटिव लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में। चलते हैं आगे। आर्टिकल हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स से रिलेटेड है। 2 से 3 बातें इसमें हमें याद रखनी है। सबसे पहला कि इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। दूसरा ये कि इंडिया की रैंकिंग इस बार थोड़ी सी इंप्रूव हुई है और वो 116th रैंक पर आ गया है। तीसरी बात में हम थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2018 में लॉन्च हुआ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक HCP ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट चलाया जाता है। उसी प्रोजेक्ट का ये एक हिस्सा है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोगों ने बच्चों का फुल पोटेंशियल अचीव करा दिया तो पूरा का पूरा ग्लोबल एफर्ट के साथ हमारा प्रोग्रेस कितना तेज़ी से बढ़ सकता है आगे। मतलब कि बच्चे आगे चल के हमारे इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बच्चों को स्पेशल फोकस पर रखा जा रहा है। ये इस बात का मेजर करता है कि अगर हमने इन्हीं बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन या फिर हमने प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की तो एक कंट्री को आगे चल के कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसका जो पूरा का पूरा एक इंडेक्स रेंज है वो सिंपल 0 से 1 तक वैरी करता है। जहाँ पर 1 अगर किसी कंट्री का इंडेक्स रेंज आता है तो ये अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर चुका है, वहीं पर 0 इसका जस्ट ऑपोजिट है। मेथडोलॉजी में अगर हम बात करें कि ये कैसे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं तो ये लोग 3 पिलर्स पर अपने इस पूरे इंडेक्स को बनाते हैं। सबसे पहला है सर्वाइवल, मतलब कि 5 साल की उम्र से ज़्यादा बच्चों कितने सर्वाइव कर जाते हैं। दूसरा है स्कूलिंग, मतलब कि एजुकेशन में यहाँ पर केवल क्वालिटेटिव नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव एजुकेशन की भी बात होती है। तीसरा है हेल्थ में यही देखा जाता है कि एडल्ट सर्वाइवल रेट कितना है और साथ ही साथ जो भी बच्चे हैं उनका हेल्दी ग्रोथ हो रहा है या नहीं। कहीं स्टंटिंग रेट बच्चों में 5 साल की कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं स्टंटिंग रेट ज़्यादा तो नहीं हो गई है। स्टंटिंग रेट क्या होता है? स्टंट मतलब होता है हाइट का छोटा होना, मतलब कि उनकी एज तो बढ़ गई लेकिन उनकी हाइट अभी भी कम है, तो ऐसे स्टंटिंग रेट पर भी ये फोकस करता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 174 कंट्रीज़ को एक साथ जितने भी पॉपुलेशन है इसमें लगभग 98% पॉपुलेशन कवरेज है इसमें और उसके हिसाब से इंडिया की 116th रैंक आई है। इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने और हांगकांग, जापान, कोरिया और कनाडा इसके फॉलो अप कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूवल दे दिया है कि पावर ग्रिड जो कि एक PSU है, इस PSU के एसेट्स का मोनेटाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। और मोनेटाइजेशन कैसे होगा इस PSU के एसेट्स का? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल की सहायता से। देखो म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना होगा। म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट कैसे होता है? मान लीजिए 5 दोस्त हैं A, B, C, D, E। इन 5 को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बट इनको नॉलेज नहीं है कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर में नहीं करना चाहिए। एक छठा पर्सन है
छठा पर्सन कहता है कि भैया मुझे नॉलेज है, अगर आप सभी मुझे पैसे दोगे तो मैं आपके पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन बदले में कुछ कमीशन लूंगा। ये कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का। उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का कंसेप्ट है। ये 5 दोस्त हैं, इनको रियल एस्टेट में मान लीजिए इन्वेस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, लेकिन इनको नॉलेज नहीं है कि कहां पे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक छठा पर्सन है जो बोलता है आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यही मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को रेगुलेट किया जाता है सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करें हम पावर ग्रिड की। ये देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। इस कंपनी ने यानी पीएसयू ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1992-93 में, और आज ये महारत्ना, इस पीएसयू को महारत्ना कंपनी का स्टेटस हासिल है। पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में काम करती है ये पीएसयू पावर ग्रिड। आर्टिकल हमारा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। IRAD के नाम से जानने वाला ये प्रोजेक्ट, नाम से पता चल रहा है कि रोड एक्सीडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक सेंट्रल डेटाबेस बनाने की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा था। ये IRAD प्रोजेक्ट को हम समझते हैं। एक्चुअल में होता यूं है कि आए दिन रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और हर एक लोकेशन पर रोड एक्सीडेंट्स होने के पीछे कुछ एक प्रॉपर रीज़न होता है, जैसे कि वहाँ पर खड्डे हो सकते हैं बहुत बड़े बड़े, या फिर बहुत शार्प टर्न हो सकता है जिसको हम लोग अंधा मोड़ बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होंगे इसके पीछे। हो सकता है कि इन रीज़न को अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम इनका सॉल्यूशन भी दे सकते होंगे। इसी चीज़ के लिए हम ये सेंट्रल डेटाबेस बना रहे हैं। तो IRAD प्रोजेक्ट क्या है? एक प्रकार का सेंट्रल एक्सीडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें ये काम किया जाएगा। रीज़न और सॉल्यूशन फाइंड करने की बात होगी। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, मतलब कि IIT मद्रास के द्वारा बनाया जा रहा है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसको इम्प्लीमेंट करेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में होगा यूं कि पुलिस पर्सनल्स को एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जोड़ दिया जाएगा। अब मान लो किसी एक जगह पर एक्सीडेंट होता है तो पुलिस पर्सनल यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि मोबाइल एक एक्सीडेंट हो चुका है। मोबाइल एप्लीकेशन में फोटो और वीडियो ऐड करने का भी प्रावधान है। तो जैसे ही फोटो वीडियो के साथ लोकेशन टैग करके ये अपडेट करेंगे, तुरंत के तुरंत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर काम कर रहा है उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर एक अलर्ट जारी हो जाएगा। इस अलर्ट के मदद से वो क्या करेगा कि वो उस एक्सीडेंट साइट को वो भी विजिट करेगा और वो प्रॉपर रीजन फाइंड करेगा कि इस एक्सीडेंट का रीजन क्या है, क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, और इस तरीके से क्या रोड डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, या जो भी रीजन होगा ये आइडेंटिफाई करेगा। अब इसके सॉल्यूशन के लिए वापस से इसको IIT मद्रास की टीम के पास भेजा जाएगा। वो बताएंगे कि रोड डिजाइन में क्या कमियां आ गई थी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और करेक्टिव मेजर हम क्या ले सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा कृतज्ञ हैकेथॉन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने कृतज्ञ हैकेथॉन को अनाउंस किया। इसका मेन पर्पस ये है कि हम यूजुअली फार्म्स में, मतलब जो एग्रीकल्चर है उसमें हम लोग मैकेनाइजेशन लेके आएंगे। मैकेनाइजेशन का क्या मतलब है कि जो भी काम हम लोग खेती में करते हैं वहाँ पर बहुत मेहनत लगता है, उसको मैकेनाइज्ड कर दिया जाए तो वो ही काम काफ़ी सरल हो जाएगा और हमारा उपज भी बढ़ जाएगा। इसमें एक और एंगल है कि अभी तक जितने भी फार्म मैकेनाइजेशन के इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा विमेन फ्रेंडली नहीं है, तो उनको विमेन फ्रेंडली भी बनाया जाए। इस पूरे हैकाथॉन को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने प्लान किया NAHEP के अंदर। मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की चर्चा करें तो 2017 में ICAR ने इसकी शुरुआत की थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट है। बेसिक मकसद यही है कि नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करना। हम लोग एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकें एग्रीकल्चरल सेक्टर में। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कृतज्ञ हैकाथॉन की। इसमें वो लोग एलिजिबल होंगे इस हैकाथॉन के लिए जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से हों, स्टूडेंट्स हों, फैकल्टीज़ हों, नए इनोवेटर्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, कुछ भी हों। अगर वो इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं।
ये कृतज्ञ हैकाथॉन जॉइंट इनिशिएटिव है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिवीजन और NAHEP का। सिग्निफिकेंस में वही है कि हम जितने भी लोग होते हैं, मान लो फार्म में जो भी फार्मर्स होते हैं, उनकी लर्निंग कैपेसिटीज़ या फिर कैपेबिलिटीज़ को हम बढ़ाएंगे। हम उनको ऐसा सॉल्यूशन देंगे जो कि उनको रोज़गार दे सकेगा, उनको नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रमोट करेगा। इसी तरीके से ये कृतज्ञ हैकाथॉन काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में टोटल रिवॉर्ड्स जितने मिलते हैं इस स्कीम के अंतर्गत उन पर लिमिट लगा दी गई है। मकसद इस स्कीम को लॉन्च करने का ये था, हमारे देश में नोटिफाइड जो गुड्स हैं जो हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। 1 अप्रैल 2015 को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। ये स्कीम 2020 तक एप्लीकेबल है। 2020 अभी चल रहा है, तो 31 मार्च 2020 तक ये एप्लीकेबल है फिलहाल के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम के अंतर्गत एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए 22,000 करोड़ पर ईयर एलोकेट किए हैं। इस स्कीम में होता क्या है, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दिया जाता है। जो रियलाइज्ड फ्री ऑन बोर्ड होता है उसका कुछ परसेंटेज इंसेंटिव के तौर पे एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है, और ये इंसेंटिव दिया जाता है MEIS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट की फॉर्म में, जिसे यूज़ किया जा सकता है बिजनेसमैन के द्वारा, एक्सपोर्टर्स के द्वारा नंबर ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ देने के लिए, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। इवन देखो इंपोर्टेड इनपुट्स और स्क्रिप्ट जो ये होते हैं जो इंसेंटिव के तौर पे दिए जाते हैं, इनको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे एक्सपोर्टर्स के पास कि वो किसी और को देना चाहते हैं तो कोई और अपनी ड्यूटी में ये कूपन रिडीम कर सके। एक प्रकार से कूपन ही आप कह सकते हो। ये जो इंसेंटिव दिए जाते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, ये देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड यूनिट्स को भी अवेलेबल होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स लोकेटेड हैं वो भी इन इंसेंटिव्स को अवेल कर सकती हैं। जो अगला आर्टिकल है वो नेशनल बंबू मिशन के बारे में है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया 22 बंबू क्लस्टर्स को। ये है क्या? देखिए, नेशनल बंबू मिशन जो है उसे 2018-19 में लॉन्च किया गया था ताकि जो एक वैल्यू चेन है बंबू सेक्टर में हम उसे क्रिएट कर सकें और बंबू कल्टीवेटर्स को थोड़ा फायदा मिल जाए। इसे हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए इंप्लीमेंट किया जाता है। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब यह है कि सेंटर में हम एक हब बना देते हैं। ये हब या तो चीज़ों को अपनी ओर लेकर कस्टमर्स तक पहुंचाएगा या फिर यहां से चीज़ें निकलकर कस्टमर तक पहुंचेंगी। मतलब एक हब होगा और उसके चारों ओर कुछ एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज होंगी। तो इसी मॉडल को नेशनल बंबू मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। ये फार्मर्स को, जो बंबू फार्मर्स हैं, उनको मार्केट से कनेक्ट करेगा ताकि वो मार्केट की अच्छी तरीके से एक्सेस अवेल कर सकें। सेक्टर स्किल काउंसिल्स को स्टैब्लिश किया जाता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। वो इन बंबू फार्मर्स को स्किल प्रोवाइड करवाएंगे। अगर उनके पास पहले से स्किल है तो उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। जो नेशनल बंबू मिशन है वो लोकल आर्टिसंस को सपोर्ट करेगा, और जो हमारा एक अभी मिशन चल रहा है वोकल फॉर लोकल के लिए, उसे भी इंसेंटिवाइज करेगा। अगला आर्टिकल हमारा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में NCDC ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि MSP ऑपरेशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना को खारिफ पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए कुछ लगभग 20,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है, जो कि पहला इंस्टॉलमेंट है। NCDC की बात करें, NCDC एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना था, इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। 1963 के अंदर में इसको बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और बाकी मल्टीपल रीजनल ऑफिसेस भी दूसरे जगह पर हैं। NCDC का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, ऐसे कोई भी नोटिफाइड कमोडिटी या सर्विस हैं जो कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पर बेस्ड है, उनके प्लानिंग के लिए या फिर उनके प्रमोशन के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कुछ भी हो, उन सभी चीज़ों का ध्यान NCDC देखता है। इनके कुछ हाल फिलहाल के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि मिशन साहकार 22, जो कि फार्मर इनकम को डबल करने की बात करता है 2022 तक। साथ ही साथ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है इनका,
जिसको हम लोग सहकार मित्रा के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इनके रिसेंट इनिशिएटिव्स रहे हैं। आर्टिकल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को डिजिटली लॉन्च किया और साथ ही साथ ई गोपाला ऐप को भी इनैगोरेट किया। नाम से बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि ई गोपाला ऐप पशुपालन से संबंधित है, मतलब कि एनिमल रियरिंग से संबंधित है। इसमें वो सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जिससे हमें पशुपालन में हेल्प मिल सके, जैसे कि जानवरों को कब खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए, क्या चीज़ें खिलाना चाहिए, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत का एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसका मेजर फोकस फिशरीज सेक्टर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या होगी, तो आप बताइए कि नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज होगी। बात करें मत्स्य संपदा योजना का मेन एम क्या होगा, तो 2024-25 तक आते आते हमें फिश प्रोडक्शन में 70 लाख टन का एडिशनल प्रोडक्शन चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है फिशरीज सेक्टर का, उसमें जितनी भी अर्निंग होती है उसको हमें 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। जितने भी हमारे फिशरमैन हैं, हमारे फिश फार्मर्स हैं, उनके इनकम को डबल करना है। अभी तक पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते थे। फिश जो है ना, वो एक पेरिशेबल आइटम है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है वो आज के टाइम पर 20 से 25% तक का है। इसको 2024-25 तक आते आते घटा के 10% तक करना है, मतलब 10% तक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बनाना है। साथ ही साथ हमें खूब सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना है। अप्रॉक्सीमेटली 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे। यही सिंपल फिशरीज सेक्टर में या फिर जो भी इसके साथ के लगे हुए एलीड एक्टिविटीज होते हैं उनमें। साथ ही साथ आने वाले 5 सालों में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक हम लगभग 20,050 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस फिशरीज सेक्टर में करेंगे। इसके 2 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत आएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वैसी स्कीम होती है जिसमें 100% पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लगते हैं, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसको इम्प्लीमेंट स्टेट्स करते हैं, लेकिन जो इसमें फाइनेंशियल बर्डन होता है वो सेंटर और स्टेट दोनों बांट लेते हैं। कभी ये 50-50% के शेयर होते हैं, कभी कभी 70-30% या फिर 75-25% के शेयर होते हैं। कभी कभी हिली एरियाज़ या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90:10 का रेशियो भी होता है कि 90% जो भी फंडिंग आएगी या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा इन स्कीम्स में वो सेंटर गवर्नमेंट देगी, और जो 10% होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इस प्रकार से ये दोनों कंपोनेंट में मत्स्य संपदा योजना देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कुछ और भी सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर क्लस्टर या एरिया बेस्ड अप्रोच लगाएंगे। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर लेंगे और उस एरिया में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को क्लब करेंगे, उससे जोड़ देंगे। मतलब कि जो भी फिशरमैन होंगे वो डायरेक्टली किसी आउटपुट में, जैसे कि फिश से संबंधित कोई भी अगर फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनको डेवलप करना, इस तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सीवीड कल्टीवेशन, ये आप देख सकते हैं फोटो में, या फिर ऑर्नामेंटल फिश कल्टीवेशन के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। सीवीड कल्टीवेशन आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। ऑर्नामेंटल फिश कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो ऐसी सुंदर सुंदर मछलियाँ होती हैं जिनको हम पालते हैं, घर में लेके आते हैं, उसको ऑर्नामेंटल फिश कल्टीवेशन बोलते हैं। तो इनके थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जाएगी। हमारा अगला आर्टिकल है वो राजीव महर्षि पैनल के बारे में है। यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इनको ये काम दिया गया है कि आप ये देखिए कि क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है जब हमने कोविड-19 को लेकर इंटरेस्ट को वेव कर दिया। जैसे कहा गया कई सारे बैंक्स को कि वो ब्याज ना लें, बिकॉज कोविड-19 की वजह से लोग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में हैं, लोगों की इनकम का सोर्स खत्म हो गया है, तो लोग अभी जो अपना ब्याज है वो नहीं चुका पाएंगे, तो आप उनसे ब्याज मत लीजिए। तो ये जो सरकार ने कदम उठाया कोविड-19 को लेकर, इसका हमारी इकॉनमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी चीज़ को एसेस करने के लिए राजीव महर्षि पैनल का गठन किया गया। ये एक्सपर्ट पैनल है जिसके चेयरपर्सन होंगे राजीव महर्षि। ये फॉर्मर कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते में सबमिट करेंगे। इन्हें काफ़ी कम समय दिया गया है इस असेसमेंट के लिए। मैंडेट ये है कि नेशनल इकॉनमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ा है इस मोराटोरियम का, मतलब कि ऋण का जो इंटरेस्ट है वो उसे अभी नहीं देना है। ये सजेशंस ये भी देंगे कि हम किस प्रकार से ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स को फेस करने पड़ रहे हैं कोविड-19 की वजह से,
उन्हें कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। जो अगला आर्टिकल है वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कुछ चीज़ों को इनॉग्रेट किया, लाइक सीमन स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया पूर्णिया बिहार में, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब को स्टैब्लिश किया गया एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में पटना में। यहाँ पर लैब में ब्रीडिंग करवाई जाती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। गोकुल मिशन के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ हुआ है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, गोकुल मिशन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि हम इंडिजीनियस ब्रीड जो है उसे साइंटिफिक मैनर में कंजर्व और डेवलप कर सकें। ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि हम इंडिजीनियस ब्रीड को कंजर्व कर सकें और जो उनका जेनेटिक मेकअप है उसे डेवलप कर सकें, मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। इंप्लीमेंट किया जाएगा इसे स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के द्वारा। 100% ग्रांट इन एड के बेसिस पर ये रन करेगा, मतलब 100% जो पैसा है वो ग्रांट के तौर पे दिया जाएगा इस मिशन के लिए। और इसमें गोकुल ग्राम डेवलप किए जाएंगे जहां पर कैटल्स को प्रमोट किया जाएगा, इंडिजीनियस कैटल को इंटीग्रेट करते हुए उनको इस तरीके से फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि उनको ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके या उनकी यूज़ को इंसेंटिवाइज किया जा सके। अगला आर्टिकल हमारा सरोद पोर्ट्स से रिलेटेड है। सरोद का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स। नाम से बिल्कुल साफ साफ पता चल गया कि भाई अगर दो कंपनीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सरोद पोर्ट्स के अंदर में एक टीम का निर्माण किया जाएगा। ये टीम जो है ये आर्बिट्रेटर का काम करेगी। आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं वो बिचौलिए होते हैं दो कंपनीज के बीच में या फिर किसी सरकारी संस्था या फिर दो सरकारी संस्था के बीच में कुछ भी अगर ऐसा होता है, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल कोई भी हो, अगर इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये आर्बिट्रेटर का काम करके इनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम करेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? बहुत फ़ायदे हैं। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर पोर्ट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए ये काफ़ी आसान रहेगा कि भाई आगे चल के अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पर सरोद पोर्ट्स का निर्माण पहले ही कर दिया गया है। इसके थ्रू हमें जल्दी से डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं और पोर्ट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली दिखेगा। फिर इस सरोद पोर्ट को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। जो ये पैनल है ना, ये इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन और इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल एसोसिएशन के द्वारा जो भी मेंबर्स हैं उनका चुनाव किया जाएगा। इसमें सभी प्रकार के डिस्प्यूट्स जो कि मैरीटाइम सेक्टर में आते हैं या फिर किसी पोर्ट से रिलेटेड हैं या फिर कभी हम कोई भी चीज़ अगर पोर्ट के थ्रू शिप कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश में या फिर एक जगह से दूसरे जगह पर, कोई भी पोर्ट ट्रस्ट है, कोई प्राइवेट पोर्ट्स हैं, कोई हार्बर की बात हो रही, मतलब ऐसे कोई भी अगर डिस्प्यूट्स आते हैं उन सभी के सेटलमेंट के लिए ये सरोद पोर्ट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि पोर्ट्स को लाइसेंस देती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है, उनसे रिलेटेड भी अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सभी सरोद पोर्ट्स के अंदर में रिजॉल्व किया जा सकता है। अगला आर्टिकल हमारा सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन फोर्स में आया है, इसलिए न्यूज में था। इसको हम लोग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इस पूरे कन्वेंशन ऑन मीडिएशन में कुछ इंटरनेशनल लेवल के कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं या बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है। उन्हीं को सॉल्व करने के लिए ये मीडिएशन का काम करेगा, मतलब कि इनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इस सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन को दिसंबर 2018 में अडॉप्ट किया गया था और अगस्त 2019 से ये सिग्नेचर के लिए ओपन कर दिया गया था। अभी ये फोर्स में आ चुका है। सिग्नेटरीज की बात करें तो लगभग 53 कंट्रीज इसको साइन कर चुके हैं, जिसमें इंडिया, चाइना और यूएस भी शामिल है। हाल फिलहाल में इक्वाडोर सबसे रीसेंट इस कन्वेंशन को रेटिफाई करने वाला देश बना है। इससे फायदा क्या होगा? वही कि अगर ये इन्फोर्समेंट हमारे साथ रहता है तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें किसी एक, मान लो दो कंट्री हैं ए और बी, तो ए और बी कंट्री के बिजनेस वाले लोगों में डिस्प्यूट होता है तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई हम ए कंट्री का लॉ फॉलो करेंगे या बी कंट्री का लॉ फॉलो करेंगे। हमें एक बीच में इंटरनेशनल एग्रीमेंट मिल जाएगा सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन के चलते। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में है, यानी कि SVEP। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई कि इस प्रोग्राम ने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है 23 स्टेट्स के 153 ब्लॉक्स में अगस्त 2020 तक। है क्या ये प्रोग्राम? देखो, एक बड़ा प्रोग्राम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन,
और उसके ये सब स्कीम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का मिशन है रूरल एरियाज में लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है रूरल हाउस होल्ड्स की हेल्प करना इंक्लूडिंग वुमेन, ताकि वो अपनी एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश कर सकें, वो भी रूरल एरियाज में। अगर देखो रूरल एरियाज में ज़्यादा एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश होंगी तो ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देखो इस स्कीम में एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल एंटरप्राइज हो या फिर ग्रुप एंटरप्राइज हो, ग्रुप एंटरप्राइज मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा एंटरप्राइज इस्टेब्लिश की जाती है। तो फिर अगर कोई भी एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना चाहता है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी मदद की जाती है कि बिजनेस आपको कैसे चलाना है, ट्रेनिंग दी जाती है, इवन सॉफ्ट स्किल्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे आपको बात कैसे करनी है कस्टमर से। तो काफ़ी अच्छी ये स्कीम है रूरल एरियाज के लिए। अहमदाबाद का एक इंस्टीट्यूट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी EDII। ये देखो इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंट के लिए टेक्निकल सपोर्ट पार्टनर है। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको सर्टिफाई किया जाएगा, ताकि ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में। जो अगला आर्टिकल है वो स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के बारे में है। नाम से स्पष्ट है कि स्टार्टअप को लेकर किस स्टेट ने कितना बढ़िया काम किया है उन्हें रैंक किया जाएगा ना इस रैंकिंग में। सेकेंड एडिशन जो इस रैंकिंग का है उसे अभी हाल ही में उसके रिजल्ट्स आए हैं, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के, और इसे रिलीज किया गया है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, यानी कि DPIIT के द्वारा। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कॉम्पिटिटिवनेस को फोस्टर कर सकें, स्टेट्स को हम प्रोपेल कर सकें, उनको थोड़ा सा एनर्जाइज कर सकें, यूनियन टेरिटरीज को भी, कि वो जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं नए नए उनके लिए बढ़िया से काम करें, उनको अपलिफ्ट करें, उनको एक अच्छा सा इकोसिस्टम दें, अच्छा सा माहौल दें कि वो खुद को फ्लरिश कर सकें। पैरामीटर्स क्या है? देखिए स्टेट्स को किस बेसिस पे रैंक किया जाएगा, किसने स्टार्टअप के लिए कितना बढ़िया काम किया है। 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज हैं जिसमें 30 एक्शन पॉइंट्स हैं। अब ये 30 एक्शन पॉइंट तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो रिफॉर्म एरियाज हैं उनको देख सकते हैं। लाइक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उन्हें किस प्रकार का मिल रहा है, जो कई तरीके के कंप्लायंस स्टार्टअप को लेने पड़ते हैं उसमें उन्हें कितनी आसानी हो रही है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो नॉर्म्स हैं उनमें उन्हें कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स जो उनकी मदद करते हैं स्टार्टअप्स की कि वो बढ़िया से काम कर सके, सीड फंडिंग उन्हें फंडिंग मिल पा रही है कि नहीं अपना काम स्टार्ट करने के लिए, वेंचर फंडिंग और अवेयरनेस, इन सभी पैरामीटर्स पे जज किया जाएगा किसी भी स्टेट को। टोटल 22 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के 4 स्टेट्स पार्टिसिपेंट रहे। यहाँ पर देखिए कई सारे पैरामीटर्स में स्टेट्स के नाम बताए गए हैं। टॉप परफॉर्मर रहे कर्नाटका और केरला। बेस्ट परफॉर्मर्स की कैटेगरी में डाला गया जिन्होंने अपनी कैपेबिलिटी में अच्छा परफॉर्म किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और गुजरात को। लीडर्स बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान रहे। ये नाम आपको याद, मतलब ये जो स्टेट्स हैं आपको याद नहीं रहेंगे। इसके बाद एस्पायरिंग लीडर्स और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो स्टेट्स हैं उनके भी नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, रूल्स ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में मैं थ्योरी पार्ट पर आऊँगा। मान लीजिए 2 कंट्रीज हैं, कंट्री A और कंट्री B। अब इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब ये ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, या तो फिर ये FTA होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए FTA में होता क्या है, जब हम FTA एग्रीमेंट की बात करते हैं इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज पे कोशिश ये की जाती है कि कम से कम टैरिफ इंपोज करें, और कोशिश ये भी की जाती है कि इसको 0 तक लगभग रिड्यूस कर सके। दूसरी तरफ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हो यहाँ पर आप चुनिंदा आइटम्स को ही प्रेफर करते हो। यहाँ पर इन आइटम्स या सर्विसेज पर लेस ड्यूटी इंपोज किया जाता है। लेट अस से A एक्सपोर्ट कर रहा है B को 100 आइटम्स, जिनमें से 10 आइटम्स को प्रेफरेंस देते हैं और इस पे बहुत कम ड्यूटी इंपोज की जाती है। ये एग्रीमेंट जो साइन होता है उसको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। ये एग्रीमेंट्स क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ है फिर? सब इतना अच्छा तो चल रहा है,
प्रॉब्लम्स तब आती है जब न्यू कंट्री यहाँ पर एंट्री लेती है, जैसा कि कंट्री सी, जिसे ना तो बी ने किसी तरह का अग्रीमेंट साइन किया है, ना ए ने किसी तरह का अग्रीमेंट साइन किया है। अब सी क्या कर रहा है, अपने पास से कोई आइटम्स ए को एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये आइटम वही आइटम है जो 10 आइटम्स में से चुना गया है। अब ए बिना कोई एफर्ट लगाए ये सी से आइटम खरीद रहा है और बी को बेच रहा है। लेट अस से ₹5 में कोई आइटम ए खरीद रहा है सी से और ₹10 में बी को ये बेच दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो ट्रेड डिस्टॉर्शन है, राइट? तो इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं हम? रूल्स ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, रूल्स ऑफ ओरिजिन में आप इस तरह के ट्रेड डिस्टॉर्शन पे रोक लगा सकते हैं। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफाई किया है कस्टम्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020, जो कि 21 सितंबर 2020 को फोर्स में भी आ गए हैं। तो व्हाट आर रूल्स ऑफ ओरिजिन? रूल्स ऑफ ओरिजिन एक क्राइटेरिया है, एक कॉन्सेप्ट है जो डिटरमिन करेगा नेशनल ओरिजिन ऑफ अ इंपोर्टेड प्रोडक्ट इन अ कंट्री। हम ये कंट्री में ही बना रहे हैं ये प्रोडक्ट या किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर ला रहे हैं। तो यहाँ पे बताया ये गया है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन आर ऑफ 2 टाइप्स। एक है नॉन प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन और दूसरा है प्रेफरेंशियल रूल्स और ओरिजिन। पहले नॉन प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन देख लेते हैं। ये कब अप्लाई होता है? ये जब अप्लाई होता है कि एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ किसी भी तरह का अग्रीमेंट साइन नहीं किया। तब क्या होगा? तब पॉलिसी मेजर्स लगाए जाते हैं, जैसा कि कोटास या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी और मेड इन लेबल्स। यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिजिन के लिए ये सारी चीजें किए जाते हैं। प्रेफरेंशियल रूल्स और ओरिजिन में क्या होगा? जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में चुनिंदा आइटम्स के ऊपर कम टैरिफ इंपोज करने की बात करते हैं, और हर ट्रेड एग्रीमेंट का अपना खुद का रूल्स ऑफ ओरिजिन का सेट होता है, जो कि 2 कंट्रीज आपस में बात करके ये रूल्स सेट कर सकते हैं, और इसमें गाइडलाइंस भी इशू किए जाते हैं फॉर इशूइंग अ लेजिटिमेट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। और एक बात बता दूं मैं आपको, प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है कंपेयर टू नॉन प्रेफरेंशियल वंस। जैसा कि मैंने बताया, हर कंट्री के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन सेट करने के लिए, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले नंबर पे आता है होली ऑब्टेन्ड। इसमें होगा क्या? दीज इंक्लूड गुड्स प्रोड्यूस और ऑब्टेन इन अ गिवन कंट्री विदाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी इनपुट मटेरियल फ्रॉम अदर कंट्रीज। जैसा कि मैंने कहा एग्जाम्पल देते वक्त, अगर ए कंट्री है और बी कंट्री है, यहाँ पे सी की एंट्री आ रही है और सी क्या कर रहा है? अपना प्रोडक्ट बी को बेच रहा है और बी ए को बेच दे रहा है ज्यादा पैसों में। लेकिन ये तो ठीक है, ट्रेड डिस्टॉर्शन है। लेकिन अगर इमेजिन करिए आप, बी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जहां पे रॉ मटेरियल सी से लेना जरूरी है। से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम बी बनाता है जहां पे मदरबोर्ड सी से बनकर आता है, इसमें तो किसी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं होगा क्योंकि बी के पास अवेलेबल नहीं है। तो बी क्या करेगा? अलग अलग कंट्रीज से कंपोनेंट्स इंपोर्ट करेगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट जो है बी में मैन्युफैक्चर होगा और बी ए को इंपोज करेगा, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन होली ऑप्ट-इन क्राइटेरिया में होगा ये ए और बी के बीच में ही होगा। ये जितने भी चीजें होगी, फाइनल प्रोडक्ट जो भी होगा बी में ही होगा और रॉ मटेरियल बी की कंट्री में ही होगा। सो इसीलिए कह रहे हैं हम इसको होली ऑप्ट-इन क्राइटेरिया। लेकिन सब्सटैंशियल और सफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन क्राइटेरियन में क्या है? आप जहां से लेकर आते हैं रॉ मटेरियल लेकर आइए, लेकिन हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, ए को जो प्रोडक्ट मिल रहा है बी के जरिए, वो फुल्ली सफिशिएंटली ट्रांसफॉर्म्ड होकर रहना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो खरीद रहे हैं वो ए को बेच दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। थर्ड में क्या होगा? वैल्यू कंटेंट मेथड। वैल्यू कंटेंट मेथड में होता ये है, अप टू स्पेसिफाइड लेवल किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड हो जाना है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 40% हो सकता है, 60% होता है, 60% या 40% आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाना, इसको हम कह रहे हैं वैल्यू कंटेंट। वैल्यू का स्पेसिफाइड लेवल वॉल्यूम मेंशन किया जाता है यहाँ पे। वेयर एज सब्सटेंशियल या सफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन में फुल्ली आपको चेंज कर देना है प्रोडक्ट को, जो भी आप बेच रहे हो किसी और कंट्री से लेकर। वैल्यू कंटेंट में क्या होगा? यहाँ पे गाइडलाइंस दी जाएगी, 40% ही कर सकते हो या 60% ही कर सकते हो, इस तरह से। नेक्स्ट इज चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन मेथड। यहाँ पे क्या होता है? ए गुड इज कंसिडर्ड सब्सटेंशियल इज ट्रांसफॉर्म्ड व्हेन द गुड इज क्लासिफाइड इन अ हेडिंग और सब हेडिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल यूज्ड। होगा ये, से फॉर एग्जांपल मैं एक कंट्री से ब्रेड इंपोर्ट कर रहा हूँ और ये ब्रेड मैं दूसरों को दे दे रहा हूँ, ये ट्रेड डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन में आपको हेडिंग और सब हेडिंग चेंज कर देना होगा। से फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेड का पैकेट सी हम बी को एक्सपोर्ट कर रहा है, तब क्या होगा, इसके ऊपर खुद के कोडिंग्स होंगे, इसको बोलते हैं एचएस कोडिंग या हारमोनियम कोडिंग बोलते हैं इसको। बी क्या कर रहा है, बी ये ब्रेड लेकर कुछ ब्रेड पकोड़े बना रहा है और फिर बाद में इसको पैकिंग करके ए को बेच दे रहा है। हाँ, यहाँ पे एचएस कोडिंग है ना डिफरेंट होगी, क्योंकि बी ने ये प्रोडक्ट को चेंज कर दिया है, इसको अलग फॉर्म दे दिया है, ब्रेड से ब्रेड पकोड़ा हो गया है ये। तो ये क्या है, चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन मेथड होता है। इसमें एक रूल भी होता है, इसको कहते हैं टॉलरेंस रूल। ये परमिट करता है स्पेसिफिक शेयर होगा जो वैल्यू का और प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिक शेयर होगा फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये कुछ ऐसा हो कि फाइनल प्रोडक्ट अपनी ओरिजिनेटिंग स्टेटस ना खो दे। ये टॉलरेंस रूल है। अब आते हैं, बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो सर्टिफाई करता है कि गुड्स इन अ पर्टिकुलर एक्सपोर्ट शिपमेंट आर होली ऑब्टेन्ड, प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो यही कंट्री में बना है, प्रोसेस हुआ है, ऑब्टेंड हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, ये सारी चीज़ें बताता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इन अदर वर्ड्स, ये क्या करता है, ये डिक्लेयर करता है कि एक प्रोडक्ट की नेशनलिटी क्या है, और जो एक्सपोर्टर होता है इसको सबमिट करना होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जब ये लैंड करते हैं पोर्ट्स में ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री। अब जो रूल्स की बात कर रहे थे हम, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने कुछ रूल्स लेकर आए थे, वो रूल्स के बारे में देखेंगे। अबाउट कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020, कैरोटर कहूंगा मैं यहाँ से इसको। ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो भी गुड्स इंडिया इंपोर्ट करता है। कैरोटर 2020 का एम ये है कि टू सप्लीमेंट द ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स ऑफ ओरिजिन, जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। दो तरह के प्रॉब्लम्स है टैक्स सिस्टम में। एक तो आउट ऑफ बिग पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री, बहुत ही कम पॉपुलेशन का साइज ऐसा है जो टैक्स पे करता है। दूसरा, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेजिट टैक्स नहीं देते हैं। आइडिया इज जो हमारे देश का ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, इनको रिकॉग्नाइज कर सके, उनको ऑनर करने का टाइम आ गया है, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए टैक्सेशन को और भी ज्यादा इजी किया जा रहा है ताकि कॉम्प्लायंस और भी बढ़ सके। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम हमारे देश का होता है, उस वजह से बहुत लोग टैक्स एम्बिट में नहीं आ पाते हैं। दो रीजन है इसके, ये प्लेटफॉर्म के, एक ऑनर दी ऑनेस्ट टैक्स पेयर, दूसरा टैक्स सिस्टम को इजी बना सके। सो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने लॉन्च किया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट। नेशन बिल्डिंग के लिए जो हीरोज होते हैं वो ये भी होते हैं जो ऑनेस्टली अपना टैक्स पे करते हैं। तो प्लेटफॉर्म का एम क्या है? प्लेटफॉर्म का एम ये है कि इजी बनाना है टैक्स कॉम्प्लायंसेस को और रिवार्ड देना है ऑनेस्ट टैक्स पेयर को, जैसा कि मैंने अभी कहा। मेन फीचर ऑफ प्लेटफॉर्म आर फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, टैक्स पेयर चार्टर। मैं एक एक को उठाता हूं और समझाता हूं आपको असेसमेंट क्या होता है, अपील्स क्या होते हैं और टैक्स पेयर चार्टर क्या होता है। फेसलेस असेसमेंट, टू एलिमिनेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टैक्स पेयर एंड इनकम टैक्स ऑफिसर। अभी तक क्या हो रहा था, इनकम टैक्स ऑफिसर डायरेक्टली कांटेक्ट करता था कि टैक्स पे करना है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ डाटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बंदे क्या करेंगे, टैक्स पे कर देंगे। सेकेंड इज फेस अपील्स, मतलब जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा था इनकम टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर के बीच में, वो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर हमेशा यही सोचे कि जो टैक्स पे करता है वो कुछ ना कुछ घपला करता है इसमें। तो ये फीलिंग नहीं आना, एक पर्टिकुलर बंदे की इमेज इसके मन में नहीं छप जाना कि ये घपला करने वाला है, इसके ऊपर नजर मारो। तो ये क्या होगा, टैक्स पेयर जो है डर जाएगा। तो इस तरह के स्टेप्स लेकर लूप होल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कुछ ना कुछ टैक्स से बचने के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हटा दिया जा रहा है सच दैट कि एटलीस्ट टैक्स तो पे कर दें ये बंदे। सेकेंड इज फेसलेस अपील्स। यहाँ पे अपील्स विल बी रैंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री एंड आइडेंटिफाई ऑफ द ऑफिसर विल बी रिमेन अननोन। यहाँ पे होगा ये, से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा मुंबई में रह रहा है और यहाँ पे टैक्स पे कर रहा है, अगर ऑनेस्ट है तो इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑनेस्ट नहीं है, ये टैक्स में कुछ
लेजिट टैक्स पे नहीं करता है, तब क्या होगा, एक ऐसा ऑफिसर अलॉट किया जाएगा। ये शायद मुंबई से हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया पे किसी भी टैक्स ऑफिसर को अलॉट किया जाएगा कि एक ही हलचल के ऊपर नजर रखें। अगर वही रीजन का होता है, मुंबई का होता है, तो इसमें दिक्कतें होती थी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये ऑफिसर्स ब्राइब ले लें, करप्ट करें, दोनों मिलकर काम करें, ऐसा हो सकता है। तो ये अब ड्यूटी किसी भी ऑफिसर को दे दी जाती है, असाइन की जाती है, और ये आइडेंटिटी ए को नहीं पता होती है। नेक्स्ट इज टैक्स पेयर चार्टर, यानी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की क्या होगी टैक्स पेयर के लिए, और टैक्स पेयर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के लिए क्या होना चाहिए, ये भी बताया गया है। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि कुछ चीजें हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, मतलब सरकार की तरफ से कर रही है, और कुछ चीजें सरकार टैक्स पेयर से भी एक्सपेक्ट कर रही है। ओवरऑल इसका एम यह है कि जो भी प्रॉब्लम्स है टैक्स पेयर से रिलेटेड, ये सब आसान वे में आराम से सॉल्व किया जा सके। देखिए, टैक्सेस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्स क्या है वो समझा देता हूं मैं आपको। इट इज द टैक्स वेयर द इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ द टैक्सेशन फॉल ऑन द सेम एंटिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्टली आप खुद ही सरकार को पे करते हैं, इनमें बीच में कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं होते हैं, आप खुद ही लेकर जाके टैक्स पे करते हैं, और इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स भी कह सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जैसा कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांसैक्शन टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इंडिया टैक्स पेनिट्रेशन स्टेटस देखते हैं। 57.8 मिलियन इंडिविजुअल्स जो हैं वो फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब 5% ऑफ द पॉपुलेशन फाइल करते हैं अपना इनकम टैक्स, जिनमें से 15 मिलियन यानी 1.15% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली में टैक्स पे करते हैं। 5% पॉपुलेशन टैक्स इनकम टैक्स फाइल करते हैं, और 1.15% पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया की जो एक्चुअली में टैक्स पे करते हैं। इंडिया का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 17% का है इन द फिजिकल ईयर 2020। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इसमें कितना है 6%, और इनडायरेक्ट टैक्स आया है तकरीबन 11%, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी से इनमें बहुत कम है, 21% कम है। और जब हम OECD कंट्रीज की बात करते हैं उनमें एवरेज 34% होता है, मतलब इससे भी बहुत कम है। पे कितना कर रहे हैं, 6% डायरेक्ट टैक्स एंड 11% इनडायरेक्ट टैक्स। और जो कि सेंट्रल टैक्सेस टू जीडीपी रेशियो जो है वो 10 ईयर्स में बहुत ज्यादा कम हो गया है, 9.88% हो गया है। डायरेक्ट टैक्स fell to its lowest in 14 years, 5.1%, while the indirect tax at a 5-year low at 4.6% in fiscal deficit 20. About tax to GDP ratio, ये क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि साइज ऑफ द गवर्नमेंट सेंटर में और स्टेट में टैक्स रेवेन्यू एक्सप्रेस कैसा किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। और रेशियो क्या होता है, रेशियो ये बताता है कि गवर्नमेंट कितनी एबल है कि अपने फाइनेंशियल सोर्सेज से एक्सपेंडिचर किस तरह से करेंगे फ्रॉम द टैक्सेस कलेक्शन। इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ टैक्स कंप्लायंस। तो बहरहाल बोलने का मतलब यह है कि जो भी ऑनेस्ट पेयर से टैक्स पेयर से हमारी कंट्री में, इनको ऑनर करने का समय आ गया है। ये प्लेटफॉर्म के जरिए हम इनको ऑनर करेंगे क्योंकि ये नेशन बिल्डिंग के हीरोज है। नेक्स्ट आर्टिकल, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 1 लाख करोड़ का काफी बड़ा फंड सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके थ्रू जो पोस्ट हार्वेस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनेगा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आती है। यहाँ पे सरकार प्रोवाइड करेगी मिड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, मतलब आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो हेल्प चाहिए वो सरकार आपको हेल्प प्रोवाइड करेगी। मीडियम से लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग देने के लिए, मतलब लोन फैसिलिटी देने के लिए सरकार मदद करेगी। और ये किस प्रोजेक्ट में दिया जाएगा, फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि वेयर हाउस हो गया एटसेट्रा। यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज होंगे ये स्कीम के वो फार्मर्स हो सकते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, सेंट्रल और स्टेट एजेंसी और लोकल बॉडी स्पॉन्सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। ये सारे लोग भी ये स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
ये पैसा किसके लिए उठाया जाएगा लोन के जरिए? देखिए, या तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग के लिए। जैसा कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आएगा, सप्लाई चेन सर्विसेज इंक्लूडिंग ये ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, वेयर हाउस, सिलोस, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज एट्सेट्रा। ये सारे के सारे चीज़ें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के एम्बिट में आते हैं। बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग में जैसा कि एसेट्स हो गया लाइक ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट एंड प्रिसिशन एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लस्टर्स ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट क्लस्टर्स एट्सेट्रा। एआईएफ को मॉनिटर और मैनेज कौन करेगा? ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS जिसे कहते हैं हम, ये प्लेटफॉर्म से इसको मैनेज और मॉनिटर किया जाएगा। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग कमिटीज बिठाई जाएगी जो इंश्योर करेगी रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव फीडबैक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विस, कि ये सर्विस सही ढंग से चल रही है नहीं चल रही है, ये फीडबैक के जरिए मालूम किया जाएगा। और ये फीडबैक किसको देना होगा? कमिटीज को देना होगा जो अलग अलग लेवल पे बैठे भी होगी, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर हम एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में वाइड रेंज ऑफ पब्लिक सर्विसेज आते हैं, जैसा कि फैसिलिटेट प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड ट्रेड। मतलब जो भी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसको प्रोड्यूस किया गया है, जिस तरह से इसको प्रोक्यूर किया जा रहा है, और इसको बाद में क्या करेंगे, हम प्रोसेस करेंगे, फिर बाद में उठा के रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे, बाद में इसको क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, बेचेंगे। अगर इसको ग्रुप करना है तो फॉलोइंग ब्रॉड बेस्ड कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं हम, जैसा कि इनपुट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनपुट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसा कि इनपुट देते हैं हम, राइट, जैसा कि सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या फार्म इक्विपमेंट्स या मशीनरीज एट्सेट्रा। रिसोर्स बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होगा? वाटर और इरिगेशन, फार्म पावर और एनर्जी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन आता है। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? एग्रीकल्चरल रिसर्च, एक्सटेंशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केटिंग एट्सेट्रा। तो ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज में ये सबको ग्रुप किया गया है। फिर से रिपीट कर देता हूं सो दैट आपको आसानी हो याद करने के लिए। इनपुट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक जो स्कीम्स आए थे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करने के लिए, वो ये है। एक तो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इनाम जिसे कहते हैं हम। ये क्या है? पैन इंडिया लेवल पे बिठाई गई थी ये मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल था ये। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये फॉर्मुलेट इसलिए की गई थी, एक विजन के साथ फॉर्मुलेट की गई थी, सो दैट इरिगेशन का जो कवरेज है उसको और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सके, हर खेत को पानी, एंड इंप्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। यही मकसद था कि इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करें। इसके बाद में इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ISAM, ये प्रोमोट करती है क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी और फ्रेमिंग ऑफ ग्रेड स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशंस एट्सेट्रा। और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये क्या कर रही है? लिंक कर रही है इंडिया को हिंटरलैंड से, टॉन्स को, एंड सिटीज स्पीक्स टू द मल्टीप्लायर इफेक्ट, जो कि एनेबल करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हैव ऑन रूरल कम्युनिटीज। मतलब यही है कि ट्रेड को बहुत ज्यादा इजी बनाने के लिए हाईवे नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है, हिंटरलैंड से लेकर टॉन्स तक या फिर सिटीज तक। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका एम ये है कि फ्री इलेक्ट्रिक कनेक्शन प्रोवाइड कर सके टू द अंडर प्रिविलेज्ड। और इसमें देखिए इट सेपरेटेड एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल पावर सप्लाई। तो ये सारे स्कीम्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किए हैं एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।